3 mm से वो 5 होती है। वो जो पत्ती बनाते हैं वो 3 mm to 5 mm, उन पे वायरनिस जो करते हैं 0.35 से 0.5 पे। हाँ, पत्ती वालों को तो मिलाते हैं हम। तुमने कभी देखा नहीं, छोटे छोटे स्टेबलाइजर भी होते हैं जिनमें भरते हैं हम लोग। कोर भी लोहे की बनाते हैं उसमें तो। कोल्ड रोन ग्रेन ऑन्टेड स्टील तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा फिर। और भाई दोस्त, क्या हाल चाल है? गुप्ता जी, ठीक ठाक हो? बस हमें भी ज्यादा कुछ तो नहीं, अब तो हम भी ये है कि 21 तारीख आए और कुछ अपना धमाल करें। तो पढ़ रहे हो? बढ़िया। ये मना कर रहा कि ना पढ़ नहीं रहे? ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, क्यों? कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाई तो करवा रहे, तुम खुल के बात करो भाई, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? कमर दर्द हो रही? अच्छा, चलो भाई, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। खाना पीना सही खा रहा कुछ, या भूख सही नहीं लग रही है? तुम लोगों में सहारनपुर के कौन कौन है? देखो ये दिनेश ये हाथ ही नहीं उठा रहा कि छोड़ो। अच्छा, वो हमारा दोस्त तो आ रखा है तो। अरे हाँ, अकेला किसने कह दिया आगरा का? हरकतें तो तुम्हारी सांवली वाली। अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है यार? तुम्हारे आगरा वालों से मिलवाए हम तुम्हें, जय वाले बैच में मिलवा देंगे। करेगा क्या? अब तू ठहरा खतरनाक आदमी, संपर्क करवाने से भी डर लगता है भाई। अलीगढ़ और उधर से तो काफी बच्चे हैं, आज सी बैच में तो 7-8 बच्चे आए। आगरा का एक मेरा बहुत क्लोज स्टूडेंट है, नीरज शर्मा, आगरा से है। कभी सोच रहा हूँ कि किसी दिन पहुंचू आगरा, सरप्राइज दे बच्चे को। एक फैमिली टर्म्स हो गए अब तो। कुछ बच्चे तो इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं, जैसे बाल मुकुंद जब शादी करेगा तो हमें जाना जरूर पड़ेगा। फिलहाल तो हम इसकी तय नहीं होने देंगे, देख भाई, तो फिलहाल तो हमारे लिए पेपर जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये बच्चे सहारनपुर के हैं, तुम लोगों के क्या इरादे हैं? पढ़ रहे हो या ऐसे मौज मस्ती चल रही है? पक्का? नाम खराब मत कर देना देखो। चलो, वैसे भी 1 महीने का टाइम और बढ़ गया हमारा, तो उसमें हम अपना लेवल को और अच्छे से सुधारें। अरे पेपर अगर होना होता तो अब तक नोटिस आ जाता, है कि नहीं? तो जो हमें समय मिल रहा है हमारे लिए तो प्लस है। चलो, वाइंडिंग में कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक चीजें। बेसिक ही चीजें है वैसे तो सारी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी है। जैसे स्लोट एंगल पूछ लेगा, बड़े कॉमन कॉमन सी चीजें हैं, बहुत भारी भरकम आपसे नहीं पूछेगा। जैसे पूछ लेता है, कल हम लोगों ने बेटा रिंग टाइप बनाया था, तो रिंग टाइप को हम लोग जो आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमने रिंग टाइप को यूज करना ही बंद कर दिया, क्योंकि समस्या ये थी कि इसका पूरा हिस्सा बेटा फ्लक्स के संपर्क में नहीं आ रहा। अरे फ्लक्स के संपर्क में नहीं आ रहा तो आपको पता है कि ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगा, फिर भारी या अच्छे वोल्टेज लेवल को उत्पन्न करवाने के लिए हमें बेटा टर्न को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, और उससे भारी मशीन बनेगी, पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमने जो रिंग टाइप को उसको हमने बंद कर दिया। अब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया जी कि हमने एक सिलेंडर की शेप में ले लो। मीन्स रिंग टाइप का मतलब कुछ ये था
कि आपने एक इस तरह का कटा हुआ एक छल्ला ले लिया या एक गोला ले लिया, आप उस पर आप बाइंडिंग करने लगो, और एक सिलेंडर के फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे ये था, ये शेप है, इस पर आप बराबर में पैरेलल में स्लॉट्स काट के तब बाइंडिंग करिएगा। तो ये ज्यादातर बाइंडिंग का जो हिस्सा है ये वाला, ये फ्लक्स के संपर्क में भी आएगा और अच्छी वोल्टेज को इंड्यूस कर देगा। लेकिन यहां भी एक दिक्कत ये है कि इसे हम लोग बहुत बड़ी मशीन के लिए नहीं डिजाइन कर सकते। इसे हम लोग एक तरह से लो या फिर मीडियम रेटिंग के लिए डिजाइन कर सकते हैं। फिर रिंग टाइप का ही एक और मॉडिफिकेशन हमने किया। हमने कहा कि रिंग टाइप में यदि हम लोग अंदर वाले हिस्से को काट दें, रिंग टाइप के अंदर वाले हिस्से को काटें और जो बाइंडिंग को है वो बाहर वाले हिस्से पर हम बाइंडिंग करें, तो ये एक मिनट जरा, यार देखते देखते 106 क्लास हो गई हमारी है। तो रिंग टाइप को ही हमने कहा लार्ज आर्मेचर बाइंडिंग। तो लार्ज आर्मेचर का मतलब है बड़ी मशीन्स में हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि एक तरह से रिंग टाइप के अंदर वाले हिस्से को, सेक्शन को काटकर खोखला बनाकर बाहरी शेप पे हम लोग बाइंडिंग कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बड़े सिंपल पूछे जाते हैं। आपको जैसे नॉर्मली पूछेगा कि भाई रिंग टाइप बाइंडिंग को आप क्यों यूज नहीं करते, तो आप कहेंगे इसकी एफिशिएंसी बढ़िया नहीं आती, भारी बन जाती है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप स्टेटमेंट पर बेस्ड जो सवाल आ जाए, स्टेटमेंट पर आधारित जो सवाल आ जाए आपसे वो गलत ना हो। और स्टेटमेंट पर आधारित आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको बेसिक चीजों का पता होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको डेप्थ नॉलेज हो, लेकिन एक बेसिक नॉलेज हो। और बढ़िया चीज आपके मोटिवेशन के लिए हम ये बता दें, एसएससी जेई जो भी रिसेंट में हुआ, जिसकी हमने आप लोगों को भी हमने थोड़ा परेशान किया, रिवीजन भी करवाया, जिस बच्चे ने ओनली विक्रांत बैच को फॉलो किया होगा तरीके से, अब जब आएगा ना रिस्पॉन्स की आएगा, तो तब आप बेटा डाउनलोड करके प्रॉपर रिस्पॉन्स की को आप भी सॉल्व करके देखना कि आप कितना कर पा रहे हो। और आसानी से 70+। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी, बिल्कुल मुश्किल चीजें नहीं थी, बड़ी सिंपल। हम लोग एक दिन पढ़ रहे थे ना कि W1 पॉजिटिव, W2 0, पावर फैक्टर 0.5, ये सवाल था। नॉर्मल जीना डायोड पर एक छोटा सा सवाल था, और हमारा एक छोटा सा मेथड, रमन सर मेथड पर आधारित हमारे 4-5 न्यूमेरिकल सीधे सीधे एक एक नोड वाले, एक डिपेंडेंट सोर्स वाला था। अब वो नहीं हमें पता कौन सा था, बच्चों ने कहा जीना डायोड पे था, वो नहीं हमें पता कौन सा। बस एक ही तो आता है, वोल्टेज हटा के ये देख लो निकाल के कि भाई वीजेड से ज्यादा है या कम है, उसी पर आधारित था यार। जब आ जाएंगे तो प्रॉपर डाउनलोड करके 2-4 दिन में आ ही जाएगा, तो शायद 2-4 दिन बजाता है एसएससी का। तेरे वाले एग्जाम में बच्चों के बढ़िया नंबर भी है। आज मैंने इसमें इन पेड बैचेज में जो बच्चे हैं लक्ष्य वगैरह में, इनमें फीडबैक लिया है। तो जैसे एक लड़की है मोनिका, उसके 122 मार्क्स है, और एक लड़का है और उसके भी 120+ मार्क्स है। लेकिन वो 2 ही मिले मुझे जिनके बढ़िया नंबर रहे, तो तेरा भी स्कोर बढ़ जाए फिर अगर उन्हें कंपैरिजन करें तो फिर ठीक है। तो उसको पेपर को आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा। तो एक मेथड हमने पढ़ा था जी रिंग टाइप बाइंडिंग। अब दूसरा देखो बेटा, ग्राउलर वगैरह सब पढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें ये। एक था ये आपका ड्रम टाइप, यही है। बना हो ना बेलन के फॉर्म में। हाँ, ये यहां पर बना हुआ है,
ड्रम टाइप आर्मेचर वाइंडिंग। ये भाई इनके जो बनावट है ना, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा बस बनावट वगैरह ध्यान से देख लेंगे। तो जो शेप है वो एक बेलन के फॉर्म में थी। हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऊपरी हिस्से पर बेटा देखिए जो दिख रहे हैं ना, ये पूरे इस पे स्लोट्स काट रखे हैं, यानी कुल मिलाकर इस तरह की एक शेप दिखेगी आपको। ये रिंग नहीं है, ये पूरा ऐसे ही लंबा है, ऐसे बड़ा। जब कभी अगर आपने इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह की हो और कोई बच्चा गलती से गया हो जहां पर ये बन रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें जैसे बीएचएल वगैरह, तो इसमें जो रोटर पर वाइंडिंग करते और जो बनाते हैं, तो ये बहुत लंबी लंबी कंस्ट्रक्शन होती है। मतलब हम वाइंडिंग को ऐसे करने की बजाय लंबाई से काट के और तब वाइंडिंग को जो ऊपर स्लोट्स बनाते हैं, इसमें हम लोग वाइंडिंग को करते हैं। तो ज्यादातर जो हिस्सा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के टच में आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ड्रम टाइप आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें हम ये करते हैं कि इसमें रोटर में, ये डीसी के लिए बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, स्लोट्स काट कर उसमें वाइंडिंग करते हैं। यह वाइंडिंग मध्यम, बहुत बड़ी नहीं, मध्यम रेटिंग की मशीन के लिए यूज करते हैं। यूज करते हैं। इसमें जो बेटा आप वाइंडिंग कर रहे हैं या जो कॉइल आप लोग भर रहे हो स्लोट्स पे, उसका ज्यादातर हिस्सा इसमें वाइंडिंग का ज्यादातर हिस्सा फ्लक्स के संपर्क में रहता है। संपर्क में आता है। इसकी जो दक्षता होती है वो हमारी अच्छी होगी। हम तुलना किससे भी रिंग टाइप से कर रहे हैं। इसकी दक्षता रिंग टाइप से अच्छी होती है। देखो बहुत बड़ी साइज की मशीनों में हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते बेटा, बहुत बड़ी मशीनों में जो इसका इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए अब ये जरूरी तो है नहीं कि हमेशा मोटर ही बनाएंगे, जनरेटर भी बनाते हैं, तो इसके लिए हमें और बड़ी टरबाइन लगानी पड़ती। तो ये हमारे एक तरह से जो मीडियम रेंज वाले मशीन है उनके लिए तो ठीक था। छोटे वाले तो ये है जो मैं तुम्हें यहाँ से दिखा रहा था, उनमें तो आप रिंग टाइप भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बड़ी मशीन्स या बड़ी रेटिंग के लिए यदि हम इसे डिजाइन करते तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इनर्शिया मतलब जड़त्व जो होता है वो ज्यादा बनता, तो हमें बड़ी टरबाइन लगानी पड़ती अगर हम एज ए जनरेटर यूज करते हैं। और एज ए मोटर अगर यूज करते तो फिर बहुत ज्यादा सप्लाई देकर अच्छा खासा टॉर्क उत्पन्न करवाना पड़ता। तो फिर हमने कहा कि मीडियम रेंज के लिए तो भाई बढ़िया ऑप्शन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपने ये देखा होगा जब हमने डीसी मशीन पढ़ी थी बेटा डिटेल में, तो देखो कंस्ट्रक्शन एज इट इज हमने ये पढ़ी थी कि एन एस याद रखना बेटा, वाइंडिंग पे ये
अल्टरनेटिव पोल आना, NS बनना, देखो एक एक छोड़कर रिपीट है ना, N ये है। तो बेटा इसे कहा जाता है, इस कंस्ट्रक्शन को जो हम नाम देते हैं ये कहलाता है हेट्रोपोलर। ये कंस्ट्रक्शन कहलाती है हेट्रोपोलर। डीसी मशीन में जो आप ये फील्ड वाइंडिंग जो आप ये दोस्त कर रहे हैं ना, ये कई बार पूछ लेता है कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की बनाते हो। तो स्टेटर कंस्ट्रक्शन आप इस तरह की डिजाइन करते हो तो कि पोल का जो अरेंजमेंट है ये हमें देखने को मिलेगी हेट्रोपोलर। हेट्रोपोलर का ही मतलब होता है कि लगातार इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन NS ये कहलाता है हेट्रोपोलर। अब देखो हमने क्या डीसी मशीन में ये अरेंजमेंट पढ़ा है? अरे भाई कम्यूटेटर देखो सेगमेंट, अब पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहो। कम्यूटेटर सेगमेंट को हमने माइका से कर दिया, इंसुलेट कर दिया ना हमने, फिर हमने अलग अलग ये ऊपर भर दी हमने पूरी की पूरी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जो हम देखते हैं वो ब्रश अरेंजमेंट से लगाते हैं। अरे ब्रश से ही तो हम लोग दबा के रखते हैं। अब देखो हमें इसी का टेस्टिंग पढ़ना था, इसी वाइंडिंग का, या कहीं कि डीसी मशीन में हमें ये टेस्टिंग करना था। यार एसी में खुद सोचकर देखो हमने कल क्या लिखा था, ये ऑब्जेक्टिव है, जो चीज मैं बोल रहा हूं अपने दिमाग में बैठा लो। ओपन टाइप वाइंडिंग हमेशा एसी मशीन में करेंगे और क्लोज टाइप वाइंडिंग डीसी में करेंगे। क्लोज टाइप को मतलब आपने शुरू किया, आप लगातार घुमाते चले जा रहे हो और आपने एक टर्मिनल को प्राप्त कर लिया। भाई एक शुरुआत की, आप लगातार अपना घुमाते चले गए जी, वो थी हमारी यहां क्लोज्ड, या कहें कि जो डीसी मशीन में हम करेंगे। अगर ओपन टाइप है, ओपन टाइप में हर एक कंडक्टर को हम नीचे खुला छोड़ देते हैं अपने हिसाब से कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बाद में इनको कनेक्ट करके बाहर टर्मिनल हम लोग निकाल लेते हैं। तो एसी मशीन्स में हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं ओपन टाइप। ठीक है जी, तो हमेशा दिमाग में ये सेट रखो, जब हमने ये मशीन डीसी मशीन्स की बात की है और एसी मशीन्स की, तो बेटा हमें यहां पर आर्मेचर को टेस्टिंग करने की अलग विधियां अपनानी पड़ेगी और एसी में टेस्टिंग करने की फिर अलग विधि है। क्योंकि देखो यहां सारी की सारी जो कॉइल्स थी, कल कंडक्टर पढ़ाया, कंडक्टर के बाद टर्न पढ़ाया और दोस्त टर्न के बाद में तुम्हें कॉइल पढ़ाई जी। देखो खुद ये सोचकर देखो, एक व्यवस्था ही तो थी, आपने थोड़े से टर्न को लपेट के एक ये रख लिया, बी सी डी, ये बहुत सारे रख लिए। अब इन्हें आपने मशीन में अंदर फिट करना है जी अपनी सुविधा के हिसाब से। यार यहां पर कम्यूटेटर है, जिस मशीन्स में भी कम्यूटेटर होता है उस मशीन्स को टेस्टिंग करने के लिए ओपन, अर्थ या शॉर्ट है, तो हम लोग एवियोमीटर तो यूज करते ही है। एवियोमीटर, अरे वाह, एमीटर, वोल्टमीटर, ओमीटर, जो तीन चीजों को नाप सकता है एवियोमीटर। साथ में टेस्ट लैंप का भी यूज कर लो, साथ में मिली वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल कर लो। ये चीजें एक हमारे पास में इन्हीं तीन को इस्तेमाल करो, और एक हमारे पास में ग्राउलर भी होता है ना। ग्राउलर का मतलब ये सीधे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भैया है जी डीसी आर्मेचर को टेस्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर। वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा ट्रांसफॉर्मर वाला। ग्राउलर का इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा प्राइमरी की तरह, और जो आर्मेचर निकाल के आप रखोगे वो काम करेगा सेकेंडरी की तरह। क्यों कर रहे हैं यार दोस्त? क्योंकि ये क्लोज्ड टाइप वाइंडिंग है, तो इस पे वाइंडिंग जो करेंगे वो हर एक टर्मिनल देखने को मिलता है हमें कम्यूटेटर के सेगमेंट पर। तो चेक करोगे कम्यूटेटर सेगमेंट की कहानी को। अब यार कम्यूटेटर एसी मशीन्स में तो है नहीं, तुमने डायरेक्टली वाइंडिंग करके छोड़ी हुई है, तो ठीक है हमने कॉइल को खुला रखा हुआ था, तो वहां हमारे लिए आसान हो जाता है टेस्टिंग करना। भाई तुम्हारे पास मैगर भी है, एवियोमीटर भी तुम्हें दे दिया, टेस्ट लैंप भी तुम्हें दे दिया, मिलीओमीटर भी आपको दे, मिली वोल्ट मीटर भी तुम्हें दे दिया। तो जहां खुला रखा है तो वहां तो आप डायरेक्ट लगा के देख लो। अगर आपस में शॉर्ट हो गई तो तुम्हें दिखेगा ना यार तो बहुत हाई करंट चला गया। शॉर्ट होने का मतलब है वोल्टेज जी, अजी वोल्टेज तो बड़ी कम है, शॉर्ट में वोल्टेज कम दिखेगी। तो एसी की टेस्टिंग आसान होती है, टेस्टिंग या वाइंडिंग को भरना या आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ना वो डीसी की बड़ी मुश्किल होती है।
तो इसलिए आपके सिलेबस में जो ज्यादा महत्व दिया है ना, वो डीसी को ज्यादा महत्व दिया गया है एज कंपेयर टू एसी, क्योंकि एसी के सवाल भी मुश्किल नहीं है। सवाल भी जो मुश्किल, जो सबसे ज्यादा फॉर्मूले है वो सब यही है डीसी में। तो देखो अभी हमने एक तो रिंग टाइप पढ़ी, तो रिंग टाइप आर्मेचर अगर हम बनाएंगे तो हमने ये कहा कि देखो जी वाइंडिंग को हमें अंदर जो छेद कटे हुए हैं वहां से प्रॉपर निकाल के लाना पड़ता जी। तो हमने कहा जी ये मुश्किल था। फिर हमने कहा जी एक ड्रम टाइप है, तो ड्रम टाइप में बेटा जो रोटर है इसमें हमने बाहरी सतह पर स्लॉट काट दिए और अपना इसमें अब कंडक्टर को हमने प्लेस कर दिया। एक ये तरीका था। एक हमारे पास और तरीका होता है जी, जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज, जिसे हम कहते हैं लार्ज आर्मेचर, यानी बड़ी आर्मेचर बनाने के लिए। देखो बड़ी आर्मेचर बनाने के लिए हम लोग क्या लार्ज आर्मेचर कैसे बनाएंगे या बड़ी आर्मेचर हम कैसे बनाएंगे, यह रिंग टाइप का एक मॉडिफिकेशन ही है। लेकिन इसको बनाते समय बच्चों इस चीज का ध्यान रखें, जरा कल वाले डायग्राम को देखना। कल वाले डायग्राम में हमने अंदर वाले हिस्से को खाली नहीं छोड़ा। यहां पर क्या है कि यहां पर आप इसे खाली छोड़ दोगे, अंदर वाले को आप इसे खोखला बना दोगे जी। ये यहां आपने कुछ नहीं बनाना, ये हिस्सा आपका रहना चाहिए जी खोखला, ठीक है। और अब आपको जो वाइंडिंग करनी है, अब आपको सिंपली वाइंडिंग जो करनी है ये करनी है दोस्त ये वाले हिस्से पर। ये वाइंडिंग रहती है हमारी कुछ ये। कल वाले में देखो हमें पूरी यहां से अंदर से लानी पड़ रही थी तो मुश्किल हो जा रहा था हमारे लिए। आज अंदर वाले हिस्से को तुम खोखला रखो तो वाइंडिंग तुम आसानी से कर सकते हो इस पे। फिर इसमें यह भी है, देखो इसके ज्यादातर हिस्से इसलिए बहुत अच्छे मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेंगे। जब ये खोखला है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहां भी सेटअप है ना, अरे मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहां भी है। अच्छा तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये वाइंडिंग रिंग का बनाते हम रिंग शेप में ये, लेकिन रिंग के अंदर वाले हिस्से को हम लोग खोखला बना देते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह रिंग टाइप वाइंडिंग का, यह रिंग टाइप वाइंडिंग का ही एक रूप होता है, बस इसमें अंदर वाले भाग को खोखला बनाते हैं, अंदर वाले भाग को खोखला बनाते हैं। यह वाइंडिंग बनाने में आसान रहती है, आसान रहती है तथा इसे बड़ी मशीनों के लिए, बड़ी मशीनों के लिए यूज करते हैं। ये तो लिख लो अपना, वही है ना, इनको आराम आराम से अपना पढ़ते रहो सब चीजों को। यही है जो बेटा कई बार जब हम पढ़ते नहीं है तो सवाल आता है तो हमें लगता है कि यार ये तो बड़े मुश्किल सवाल आ गया। जब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो रिंग टाइप हम कहेंगे जी बढ़िया नहीं है। फिर हमने ड्रम टाइप पढ़ा, हमने कहा जी सही है। फिर हमने कहा जी एक और हम कर सकते हैं, जब हम लार्ज आर्मेटेड आर्मेचर हम लोग बनाएंगे तो उसमें रिंग टाइप के अंदर वाले हिस्से को हम खोखला बना देंगे और तब उसके बाद में वाइंडिंग कर लेंगे जी। एक हमारा ये तरीका हो गया। ये हम डीसी में तीन प्रकार की कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम लोग वाइंडिंग कर लेते हैं। और डीसी में बेटा जो वाइंडिंग करते हैं
वो होती है हमारी लैप और वेव, होती है ना। तो लैप और वेव के हमने बेसिक्स को तो डीसी मशीन में भी सीखा है, एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा, और जो चीज हमारी वहां कवर नहीं हुई तो यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे उनको करने का। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को हम पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। अरे करने का तरीका सिखाया था तुम्हें, अरे वाह। हम अकेला डायग्राम ढूंढ रहे हैं। अरे नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ही बना देंगे ऐसा। हमें जो चाहिए हम बनाएंगे वही, देखो। ये वाइंडिंग है हमारी इस तरह की, लैप वाइंडिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लो इसे। हमेशा याद रखना है कि जो लैप वाइंडिंग, बेटा ये इनकी डेफिनेशन भी पूछता है, बैक और फ्रंट पिच की, बताओ। इनकी डेफिनेशन भी आती है। जैसे हमें ये दिया जाए कि जो बैक पिच है, जो बैक पिच है, इससे आपको क्या है बैक पिच, क्या क्या क्या, प्लीज हाँ बोलो। बैक पिच क्या थी, कुछ बोला, वाई बी कुछ, वाई एफ कुछ बोल रहा था वो। पहली कॉइल का पहला, अच्छा, बैक पिच का मतलब है एक कॉइल के दो हिस्सों के बीच की दूरी, ठीक है भाई, ये हमारी बैक पिच है। फ्रंट पिच का मतलब होता, देखो इसके, इसका दूसरा और पहले का फर्स्ट, दूसरे का पहला और पहले का लास्ट, ये कहलाता है फ्रंट पिच। तो हम लोग ये कहते हैं कि किसी वाइल के दोनों, किसी कॉइल के दोनों साइड के बीच की दूरी क्या लिखेंगे जी, बैक पिच कहलाती है। देखो इसमें क्या मस्त सवाल पूछा था पिछली बार लैब में, और इसमें थोड़ा 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 डिफरेंस आएगा डाटा में ना। और ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये दोनों के लिए वैलिड है दोस्त। ये दो, हाँ ये बैक, ये तो परिभाषा है ना, ये तो दोनों के लिए है। एक है, देखिए हमारे पास में फ्रंट पिच, फ्रंट पिच का मतलब ये होता है कि पहली, यस, पहली कॉइल के अंतिम साइड, एंडिंग साइड भी बोल सकते हैं, अंतिम सिरा भी बोल सकते हैं, तथा दूसरी कॉइल
का शुरुआती सिरा ऐसे लिख लो, कॉइल का की शुरुआती साइड के बीच की दूरी ये कहलाती है जी फ्रंट पिच। देखो बच्चों, जो रिजल्टेंट पिच है, परिणामी पिच, परिणामी पिच, परिणामी पिच क्या, दोनों के पहला, दोनों कॉइल के पहले सिरे के बीच की दूरी। परिणामी पिच लिख लिया भैया। ये जो वाईसी है ना, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। अभी नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे भाई। अगर हम लोग यहां से ये देख रहे हैं, देखो ये बैक पिच है यहाँ, और ये यहाँ पर फ्रंट है, यानी कि दूसरी का पहला, पहली का लास्ट, इससे पहले वाली के दोनों सिरों पर ये बेटा परिणामी दोनों का पहला। तो हमें यहां से लेकर ये दूरी तो चाहिए थी बस। तो देखना रिजल्टेंट जो पिच आएगी, रिजल्टेंट पिच हमें मिल जाएगी वाई बी माइनस के वाई। ये मिलता है हम लोगों को लैब में बेटा, इस पर आधारित भी सवाल मिल जाता है। बनाते रहो बस इन्हें। तुम्हारे भी काम आएंगे। अब तो चारों तरफ भर्ती की लहर ही लहर है। आज महाराष्ट्र में भी आई है जेई और एई की भर्ती। महाजैन को, महाट्रांस को तो रियली में बड़ा इरिटेटिंग डिपार्टमेंट है। 2019 से फॉर्म भरवा रखा, 20 से बच्चों का अब तक पेपर नहीं करा रहे। हाँ, सेल में भी तो आई है। यूपीएमआर से है हमारा। अच्छा, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। कुछ लोगों का जन्म परेशान होने के लिए हुआ, और कुछ लोगों का काम। मतलब ये देखो ना, दुनिया की लाचारी देखो यार। ये बताओ, इसमें मेहनत तो हमारी है, लिख तो हम रहे। पीडीएफ का मतलब तो ये है कि कुछ चीज छूट जाए, मिस हो जाए, या जल्दी कुछ पढ़ा दे, बाद में देख के कुछ चीज ना लिख पाओ तो बाद में देख के लिख लो। अदरवाइज पीडीएफ से काम नहीं चला करता, काम तो अपने आप लिखने से चलेगा। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमने ये बनाई है, इसमें आप ये देख रहे थे बेटा, कम्यूटेटर
आप ढूंढ रहे थे इसमें कम्यूटेटर पिच। तो देखिए जी, हम लोग ये देखते हैं, याद है डीसी मशीन कम्यूटेटर किसका बनाया था? तो कम्यूटेटर पिच का मतलब ये होता है कि यहां से लेकर ये दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कम्यूटेटर पिच कहलाती है। दोस्त 21 तारीख से जितने सहारनपुर के बच्चे हैं ना, इनको मैं पूरा अलग बिठाऊंगा, एक साथ नहीं बैठने दूंगा, ठीक है? और 22 से डंडा बरसेगा। जयप्रकाश जी, ये मत सोचना कि डंडा इन्हीं के लिए है, और ये मत सोचना गुरुजी मुझे तो भैया भी बोलते हैं तो मैं बच जाऊंगा। नंबर अगर कम आए, भाई ये सोच के पेपर देना है कि कुछ भी हो, जिस समय तुम्हारा शुरू करवाऊंगा उस समय जो बच्चे ये विक्रांत बैच में ऐप में जिन लोगों ने इनरोल किया हुआ है विक्रांत बैच में, उस समय ही उनका शुरू करवाएंगे, चीटिंग का मतलब ही नहीं। ठीक है जी, उन लोगों को अपना जजमेंट करने का मौका मिलेगा, आपके उनके पास चीटिंग करने का मौका हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ईमानदार है, नहीं करेंगे। तुम्हारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है, तुम तो यहीं बैठोगे और पेपर हल करोगे। समय 2:30 से 5 बजे तक, 5:20 है बस है। कंप्यूटर ने हमने 200 सवाल का, कंप्यूटर के हम आपको 10-15 अलग करवाएंगे पेपर। हाँ वही मतलब 200 सवाल, 200 कंप्यूटर के हम अलग ही करवाएंगे तुम्हें ना, 50-50 के। तो देखो हम ये कहेंगे कि कम्यूटेटर के दो सेगमेंट के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। देखो एक बात बताओ, लैब में उतनी महत्व नहीं रखती, वेब में तो महत्व रखती है। तो कम्यूटेटर पिच निकालने को कई बार आ जाती है, तो हम करते हैं सेगमेंट की संख्या +-1 अपॉन में पोल की संख्या। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने जो लैप वाइंडिंग बनाई है, तो ये बना रखा है बेटा हम लोगों ने जी कम्यूटेटर सेगमेंट। भाई देखना सब चीजें याद आती जाएंगी आपको, कुछ नया नहीं है। यही करते थे यार, यही तो हम कंटिन्यूअस अपना ऐसे ही करते हुए चलेंगे अपना, और क्या। तो अब ये अभी लास्ट पेज में हमने ये देखा है कि ये कहलाएगा बैक पेज, और देखो पहला दूसरे का पहला, और ये कहलाएगा फ्रंट पेज, और ये कहलाएगा रिजल्टेंट पेज। ठीक है भाई, अभी हमने ये देखा। देखिए बेटा, इसमें वाइंडिंग करते समय कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। या तो आपसे पूछेगा कि भाई इसमें रिजल्टेंट पिच का फॉर्मूला क्या है, बेटा न्यूमेरिकल दे देगा। तो देखो हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक नियम है इसके, और इन्हें हमेशा दिमाग में रखोगे कि फ्रंट पेच व बैक पेच हमेशा पोल पिच के
अरे बोल दो यार, बराबर होती है। दूसरा पॉइंट ये है, इन्हें हम जो करते हुए चलते हैं ना, इन्हें हम ऐसे करते हैं कि जैसे आप 1 में लिया, 1 हमारा ओड हुआ, फ्रंट और बैक पिच का मान हमेशा विषम होता है। क्या कहेंगे? ओड होगा, यानी कि विषम होगा। अगर जैसे 1 में करेंगे, ए गुप्ता जी सुन लो, जैसे आप 1 में करेंगे, ओड का मतलब क्या समझते हैं? 1 3। तो आप देखिए इसे कैसे करेंगे, जैसे 1 में एक साइड लिया, तो जो नेक्स्ट वाली का आप जो फ्रंट और बैक निकालते हैं ना, जैसे यहां तो समझाना था आपको, डायरेक्ट बना लिया, लेकिन ओरिजिनल में जैसे 1 में है तो नेक्स्ट 2 में मत लो, तो 2 को मिस करो, 3rd में लो। ठीक है जी, 1 में, उसके बाद 3rd में, उसके बाद 5th में, उसके बाद 7th में। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि फ्रंट पिच व बैक पिच हमेशा विषम ओड होती है। देखो जी, फिर क्या है कि फ्रंट पिच व बैक पिच का, बोल दो, अंतर, अंतर है प्लस माइनस। अरे यार कितने नालायक हो, अबे 3 में से प्लस माइनस कहां से करूं? अबे 3 है, एक एक में था, एक 3 में, 3 में से एक घटाओगे क्या जाएगा? तो दोनों का अंतर हमेशा 2 बना रहेगा, या 5 में से 3 घटाओगे, या 7 में से 5 घटाओगे, तो हमेशा क्या करोगे, फ्रंट पिच बैक पिच का जो अंतर है वो 2 होता है। ये तुम्हें लग रहा होगा, ये यूपीपीसीएल TG2 में आ चुका है, इसलिए लिखा है तुम्हें। फ्रंट पिच बैक पिच का जो अंतर है इसमें हमेशा 2। बढ़िया चीज ये है कि वेव में हम लिखते हैं कि 2 भी हो सकता है, मतलब कि फ्रंट पिच व बैक पिच का अंतर 2 भी हो सकता है, वह फ्रंट पिच बैक पिच का मान बराबर भी आ सकता है। बस लैप में हमने क्या लिखा है, 2। वेव में क्या कर देंगे कि 2 भी हो सकता है अंतर, और बराबर भी। ये दिमाग में रखे। देखो फ्रंट पिच व बैक पिच पोल पिच के हमेशा बराबर है। फ्रंट पिच व बैक पिच हमेशा, क्या हो गया जयप्रकाश, ऐसे बताओ दोस्त, भाई इसकी जड़ी बूटी ना हमारे पास में मन लगाने की। फ्रंट पिच व बैक पिच का अंतर हमेशा, तो ये इसके बेसिक रूल है लैब के। लैब को हम लोग ऑलरेडी देखिए, ये कैलकुलेशन करके देख चुके हैं कि लैब में सदैव समांतर पाथ के बराबर ही पोल की संख्या ली जाएगी। और वहां पर हम लोग वेव में क्या करते थे, समांतर पाथ की संख्या सदैव ली जाएगी। तो यहां पर ये बेसिक रूल है, समांतर पाथ की संख्या सदैव पोल की संख्या के बराबर ली जाती है। देखो जी, आपको समझाने के लिए फिर वही पुरानी चीज है, लेकिन पढ़ा चुका आपको, लेकिन थोड़ा सा फास्ट में देखेंगे। हमने ये कहा कि मान लिया, हमने क्या कहा, माना किसी मशीन में 6 पोल है, ठीक है जी, और प्रत्येक पोल में हम अलग अलग कॉइल ही तो रखते हैं अब, और कॉइल के कॉम्बिनेशन करके हम फिर टर्मिनल पे वाइंडिंग बोलते हैं। तो हमने कहा कि प्रत्येक कॉइल का प्रतिरोध R है,
वह वोल्टेज V है, ये दिया दोस्तों है। तो भाई इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखें, ये तो वो पॉइंट हो गए जो जिस हिसाब से हमने बना दिया। फिर हम अगर इसका एनालिसिस करें तो इस रूप में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ये बताओ इसमें पोल की संख्या कितनी है। तो हम तो मजबूर हो गए, समांतर पाथ कितने बनाए, 6 बनाएंगे। तो हमने कहा देखो जी, इसीलिए इसको हमने पैरेलल नाम दिया है। ये बेटा आर लिया, ये भी आर है। प्रत्येक में वोल्टेज कितनी है, V है। चलो मान लिया एक में लिख लेते हैं कि करंट आई है, तो सब में वही है। यही करते बेटा। हम ये देख रहे हैं कि भाई लैब को हमने समांतर क्यों कहा, और अगर कहा हमने समांतर तो भाई किस तरीके से समांतर बनेगा। हमने कहा जितने पोल की संख्या इतने समांतर पाथ बनाओ जी, ये भी एक बेसिक रूल था। तो भाई ये बताओ जी, आर्मेचर के लिए अगर हम टर्मिनल पर देखें तो हमें कितना मिलेगा यहां पर, अरे बोल दो यार। और टर्मिनल पे वोल्टेज V, क्योंकि बेटा समांतर में है। और टर्मिनल पे प्रतिरोध R/6 मिलेगा। तो इसीलिए लैप को हमने किसके लिए यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, उच्च धारा व लो वोल्टेज, वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लिख लिया यहां तक। ये मैंने पहले भी करवाया था तुम्हें, अब गलती मत कर देना इसमें। बस पहले ये तो चीजें नहीं लिखाई थी तुम्हें, बाकी तो ये तो करवाया था मैंने, एक बार फिर से करवा दिया तुम्हें। बना लिया भाई। हम्म हम्म साइन डिफरेंट कैसे, साइन थोड़ा ना नंबरिंग होती है, 1 स्लोट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक, 3, 5, 7, 9, क्या कर रहे तुम, विषम। तो डिफरेंस कितना, 2। बस लैब में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, मतलब उसमें वेव में थोड़ा सा हम अंतर करेंगे, बाकी वहां वेव में ये दोनों ये सेम है, ये दोनों पॉइंट। हम क्या लिखते हैं कि फ्रंट पिच बैक पिच का अंतर 2 होता है, या फिर बराबर भी आ सकती है। फिर हम लोग यहां पर इसे इन स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। वहां यहां हमारे लिए जरूरी नहीं था, वैलिड तो दोनों के लिए, लेकिन यहां नहीं लिखा, वेव में लिखेंगे सेगमेंट की संख्या। यहां हमारे लिए इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें जितने समांतर पाथ थे उतने पोल है, तो पोल के बराबर समांतर पाथ है, तो यहां सेगमेंट चैलेंज नहीं है।
लेकिन वे में हमें 2 पर ही एडजस्टमेंट करना हमेशा। तो वहां पर हमें कम्यूटेटर के जो जैसे हम लोगों ने लिखा है, ये जो सेगमेंट हम लोगों ने लिखा है, यानी कम्यूटेटर पर हम लोग पिच निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को वहां लिखना पड़ेगा क्या, सेगमेंट की संख्या ±1 करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा पोल की संख्या से। देखो एक छोटी सी चीज लिख लो, यही लिख लो इसे ना, एक औसत पिच भी होती है यार। क्या लिखते हो, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2। यार भाई अगर न्यूमेरिकल ये आ जाए दोस्त, 10 पोल की मशीन है, प्रत्येक कोयल का प्रतिरोध 5 ओम है, मान लिया वोल्टेज इतनी है, धारा इतनी है, तो पूरी आर्मेचर वाइंडिंग पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आर्मेचर का प्रतिरोध बताओ तो निकाल लेना। अगर मान ले ये 5 दे रहा है तो, और 10 पोल दे दिए तो 5/10, ठीक है जी। तो गड़बड़ मत करना, क्योंकि जब मैं डीसी मशीन पढ़ा रहा था तब भी ये सेम बनवाया था, बस एडिशनल पॉइंट आज मैंने यही जोड़े हैं, बाकी वो मेरा एज इट इज है। चलो जी नेक्स्ट देखो, इसी को बनाने के हमारे पास बेटा 2 तरीके हैं। एक ये है कि हम इस वाइंडिंग को बेटा कुछ ऐसे करें कि हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाएं, ठीक है जी। एक ये भी है कि इस वाइंडिंग को हम ऐसे करें, पीछे की तरफ करें। तो इसे कहा जाता है, यहां से बड़ा ही प्यारा सा सवाल निकल के आता है, एक कहलाती है हमारी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कर रही मतलब आगे की तरफ बढ़ते हुए बन रही है। रेट्रोग्रेसिव पीछे की तरफ बन रही है ना। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ, रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे की तरफ। तो सिर्फ पहचानना ये होता है, आपको दे दें किसी एक लैप वाइंडिंग में बैक पिच को फ्रंट से ज्यादा ले लिया, यानी वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, तो क्या बना, प्रोग्रेसिव बनी। और रेट्रोग्रेसिव में वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ। ये 2 कंडीशन इतनी जरूरी है, मानो कि एक आपके पेपर में रखी हुई है और ऑलरेडी आई भी है। तो 2 वाइंडिंग 2 है बेटा हमारे पास में, एक है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो हम लिखते हैं इस प्रकार की वाइंडिंग को आगे की ओर करते हुए चलते हैं। भैया बनाते रहते हैं। देखो डायग्राम कुछ ये है, अभी आपको दोनों ये मिल गए, देखो हम बात कर रहे हैं बेटा ये अभी सिंप्लेक्स और ये सब अभी लेंगे, टेंशन ना लो। ये है देखिए प्रोग्रेसिव, ये वाली आगे की तरफ चल रहे हैं ना, देखो हम लोग, और इसमें देखो हम लोग यहां से चले तो एंड कहां कर रहे हैं हम लोग, पीछे की तरफ एंड कर रहे हैं। अरे देखो यार यहां से शुरुआत हुई, तो इसमें देखो इसमें क्या था हमारा, आगे की तरफ है, और ये हमारी हमने शुरुआत करके कहाँ एंड कर रहे हो, देखो पीछे की तरफ। जैसे इसे यहां लेकर गए तो ये आगे की तरफ होनी थी, हमने क्या है इससे भी पीछे की तरफ लेकर आ गए इसको, तो ये कहलाती है रेट्रोग्रेसिव। जैसे यहां लिख भी लेते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इन दोनों में बस छोटा सा एक रिलेशन है। फिर चलते हैं सिंप्लेक्स पर, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स पर।
हमने कहा रटवा के भेजेंगे। डुप्लेक्स आ गया तो डबल करंट प्राप्त होगा, ट्रिप्लेक्स आ गया तो 3 गुना प्राप्त होगा। इस प्रकार कि वाइंडिंग को पीछे की ओर बनाते हुए चलते हैं। पीछे की ओर बनाते हुए चलते हैं। अब देखो डुप्लेक्स में क्या किया। डुप्लेक्स वाइंडिंग को हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने पहला सिरा 1 में, तो फिर 1 को छोड़ के करोगे थर्ड में, ठीक है जी। तो 3 - 1 कितना बना? 2। तो अंतर कितना आना चाहिए? 2, तभी डुप्लेक्स है। अब कहा जी, ये रही डुप्लेक्स, देख लो। डुप्लेक्स है यार। पहला देखो, हम यही तो बता रहे हैं आपको, पहला है तो दूसरा सिरा कहां जाएगा? थर्ड में। देखो यही ट्रिप्लेक्स हो जाता है यदि ये सीधे 4 में भेज देते। तो यहां से देखो 3 - 1 कितना बनेगा? 2। इसी को हमने नाम दे दिया डुप्लेक्स, ठीक है जी। अब अगर हमने दूसरी को यहां से 2 में लिया है ना, तो हम लोग सीधे कहां भेजेंगे? 4 में। यदि हम लोग इस तरह से करते कि 2 से सीधा 5 में, तो 5 - 2 3, ट्रिप्लेक्स हो जाता है यही। नेक्स्ट अगर हम लोगों ने जैसे यहां से 3 से करेंगे, तो नेक्स्ट किस में जाना चाहिए? 5 से। अगर ये 4 में करेंगे तो 6 में, ठीक है जी। तो 6 - 4 कितना? 2। तो ये कहलाता है डुप्लेक्स। अब देखो एक साथ डुप्लेक्स में हमें ये देखने को मिलता है, अरे समझ गए ना क्यों है डुप्लेक्स, इसलिए तो डायग्राम लाया हूं ये। अब इसमें देखो, यदि आप लोग ये कहें कि जी आइए तो सर इसमें था, भाई इसमें भी तो आइए था, या आई मान लो, चलो इसमें आई मान लो। इसमें एक साथ में जो कम्यूटेटर है वो एक साथ में 2 साइड को टच करता है, ठीक है भाई। अब इसमें कितना हो गया? आई। इसमें कितना हो गया? आई। तो टोटल कितना मिल गया? तो ये भी बड़ा कॉमन सवाल है कि इसमें कम्यूटेटर, इसमें जो ब्रश है वो कम्यूटेटर के 2 सेगमेंट के साथ कांटेक्ट बनाता है, और उसमें हम सिंप्लेक्स के तुलना में कितनी धारा बोल रहे हैं? डबल हो गई जी। किसमें? डुप्लेक्स में। ट्रिप्लेक्स में कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें जरा भाई ये लिख लो कि इसमें, अरे आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। डुप्लेक्स नाम से पकड़ लो ना, डुप्लेक्स 2 है जी। तो धारा कितनी? डबल। और धारा डबल तभी तो बनेगी जब ब्रश 2 के साथ कांटेक्ट बनाएगा। तो हमने कहा जी इसमें ब्रश 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ संपर्क करता है तथा इसमें धारा सिंप्लेक्स की तुलना में डबल हो जाती है। ये जी हमारा डुप्लेक्स। अब मान लिया स्टेटमेंट वाले सवाल आने लगे तो गलत नहीं होंगे भाई। आपको कह दिया निम्न में से गलत बताइए। एक स्टेटमेंट ये हो कि डुप्लेक्स में 3 गुना ज्यादा करंट मिलता है, मतलब गलत हो गया। आपको सिंप्लेक्स पता है, जो हमारा 1 में है करंट वही हमें आई प्राप्त हो जाएगा, क्यों 1 के साथ ही कांटेक्ट में है।
आपने यहां पर जो सेगमेंट बना रखे हैं वो यहां बाइंडिंग कैसे कर रहे हो कि एक एक को छोड़कर, डिफरेंस कितना 3 × 1 जी 2 का, एक साथ कितनों के साथ कांटेक्ट है 2, कितना करंट रिसीव होगा डबल। तो इसी तरीके से नेक्स्ट बनाओ जी ट्रिप्लेक्स। लिखना भी है क्या? अरे लो भाई, ले भाई ले। हैं? नहीं वो लड़का होगा, कर देगा, अभी कर देगा, कल का क्या चक्कर। नेक्स्ट चले, फोटो लो। अरे तो तुम एक दो बार देख लोगे ना, तुम्हें याद रहेगा। हम्म? हम्म। ये सब प्रोग्रेसिव आगे की तरफ बढ़ते हुए ना। कर लिया। क्वाड टाइप भी बना सकते हो, क्वाड मतलब 4, ठीक है जी। तो अगर 4 हम बनाएंगे तो एक एक में लेंगे, तो दूसरे साइड 5वें में लेंगे, तो 5 - 1 4, कितने जगह ये ब्रश कितना हो 4। फिर वो अब ये बात 4 की चल रही है, 3 पे अटका हुआ। अरे चचा हम कह रहे 4 बना लो चाहे, ठीक है जी। तो कितने पे करेगा 4 पे, 4 टाइम्स करंट मिल जाएगा। तो देखो जी यहां आपको दिख रहा होगा कि एक अगर 1 में है, एक 1 में है तो कहां है फिर 4, तो 4 - 1 बेटा 3, तो नाम हो गया ट्रिप्लेक्स। एक साथ कितनों को, देखो बेटा इसमें हमने आई ले लिया, इसमें मान लिया आई ले लिया, इसमें आई ले लिया, कितनों को टच करेगा ब्रश 3 को करेगा, तो करंट कितना आ गया 3 आई हो गया। अब देखो ना कितने आसान, लेकिन पेपर में इन्हें पढ़ के जवाब देना कभी, वैसे ही अपना मतलब जो आसान चीजें है उसमें अपनी एक्यूरेसी को और बढ़ाओ कि गलती ना हो। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें कम्यूटेटर, या इसमें ब्रश, सॉरी इसमें ब्रश 3 सेगमेंट पर टच होता है, इसलिए इसमें धारा सिंप्लेक्स की तुलना में ना, कि तुलना में 3 गुना होती है। चलो जल्दी जल्दी लिख लो इन्हें। पैस का सबसे हाई रेटिंग में ये करोगे, करंट ज्यादा तो बड़ी, सबसे बड़ी जो रेटिंग की मशीन है उसमें इसे करोगे। और इच्छा है बनाने को कितनी बना लो, लेकिन पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा तुम्हें। किस पे एक्सचेंज करना चाहिए, नहीं क्या 2/3 किसका, अच्छा ये तो 2/3 बता रहा, 2/3 देखना कितना होता है,
66 होता है ना। है बात वैसे कैसे है? अच्छा, तो मुझे नहीं इसका पता। तुमने तो बेटा ये रट्टा मार रखे हैं, तुमने फड़ थोड़ा ही रखे हैं। तुम्हें ये मतलब नहीं कि कारण क्या है, तुम्हें तो बस ये है कि एक बार सवाल फंस जाए उसे अपना छेप लिया, रट लिया, कारण क्या है ये नहीं मतलब है। अब कारण जानना पड़ेगा। चलो देखिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेव वाइंडिंग। और वेव के बाद वेव का डिजाइन करना है, ठीक है जी। और फिर चलेंगे इनके कुछ टेस्टिंग पर। टेस्टिंग हो जाएंगे, फिर कुछ हम लोग एसी वाइंडिंग्स भी बनाते हैं। याद है बास्केट वाइंडिंग, जिन्हें हम लोग किसमें, 3 फेज एसी मोटर्स में यूज करते हैं। हाँ टोकरी वाली। जैसे हम सिंगल फेज इंडक्शन में स्कीन भी करते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग भी करते हैं जिसका सेंटर एक हो। फिर फ्लैट आती है, फ्लैट वाली हम जो ये पंखों में करते हैं ना ये। फिर सिंगल फेज वाइंडिंग भी लिखवाऊंगा, सिंगल फेज इंडक्शन में कौन सा तार मोटा, कौन सा पतला, अंदर कौन सा, बाहर कौन सा। तो बाहर की तरफ हमारी एक्सिलरी आती है, अंदर की तरफ जो करते हैं ना वो मेन रहती है। मेन को हम मोटे तार का, हाँ, तो ये वैसे लिखाया भी था लेकिन यहाँ भी लिखा देंगे। अबे वो ट्रांसफॉर्मर की अलग है, वही नहीं है। कॉन्सेंट्रेटिंग वो जो बोल रहा है वो, कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो हमने एसी मोटर में पढ़ी है ना। जो आप बोल रहे हो ना वो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, वो एक टाइप होता है। एक सिलेंड्रिकल करते हैं मतलब सैंडविच टाइप, और एक हम कॉन्सेंट्रिक, वो एक अलग टाइप है। मैं ट्रांसफॉर्मर में अलग कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग का मतलब आपको पढ़ा तो रखा, डिस्ट्रीब्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस में वो अलग है, ट्रांसफॉर्मर की पूरी अलग है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मर का पूरा डिफरेंट वाइंडिंग है। ये तो आप रोटेटिंग मशीन के पढ़ रहे हो, डीसी और एसी मशीन का। चलो जी, तो वेव वाइंडिंग लिखो, जैसे भूख लग रही हो जाओ। अभी तो टाइम है, अभी तो थोड़ा सा ही टाइम हुआ। अब देखिए, तो तेवती है जहां से जाके बेटा बनाएगा खाना। अच्छा, बड़ा खिलाड़ी आदमी है तो। ये है जी वेव वाइंडिंग है। नहीं ऐसे ही बनती है, ऐसे ही करते भी हूँ। अब बस इस्तेमाल ही करोगे ना, सीखना भी तो पड़ेगा वैसे। तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें कौन सा पंखे भरने की दुकान करनी है। तुम तो अपना पढ़ लो, जिससे एग्जाम पास हो गया, छुट्टी। अब तूने भरा होगा ना, हाँ तो चलना ही था। तूने देखा नहीं करके कि सीधा कैसे चल जाए। तो ये तो नई रिसर्च होगी, कनेक्शन के बाद भी उल्टा नहीं हो रहा।
ये तो दोनों तरफ कैपेबल है चलने में, दोनों तरफ चलता है वो तो। लेकिन भाई प्लीज हमारे इस पंखे को ट्राई मत करना, अपना जो अपने घर ही जाके कर लेना कुछ छेड़खानी। देखो बेटा, यहां हमें जो मिलता है, ये हमें मिलता है जी रिजल्टेंट जो, बिल्कुल जी, वाई बी प्लस में वाई एफ। अब इससे रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट देखिए जी, यहां भी सेम वही पॉइंट है कि फ्रंट पेज व बैक पेज क्या लिखेंगे, पोल पेज के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों क्या होंगे, अरे न लगेगा, दोनों विषम होती है। देखिए जी, हम क्या लिखेंगे कि फ्रंट पेज व बैक पिच में कितने का अंतर माने, फ्रंट पिच व बैक पिच में 2 का अंतर होता है या फिर बराबर। हाँ जी, समांतर पाथ की संख्या सदैव 2 होती है। लिख लो, ये तो बेसिक है दोस्त। देखो ना, ये लैप हमने इस तरह से अपना दिखाई थी आपको भी लास्ट पेज पे। ये हमारी कुछ ये है कि यहाँ से शुरू, एक यहाँ पर फिनिश, फिर नेक्स्ट वाले को यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसका नाम वेव भी इसलिए पड़ा, ये तरंग के रूप में दिख रही है तुम्हें ना, वेव के रूप में। चलेगा, 2 फॉर्मूला लिखवाने हैं, वही 6 पोल वाला जो उदाहरण है फिर से यहाँ लेना है। देखो जी, इसे वेव वाइंडिंग को हम लोग फ्रीज वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग को हम लोग सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। चले यार बच्चों आगे। अभी बनाएंगे ना। 4 5वां पॉइंट लिखो, कम्यूटेटर पिच बराबर में सेगमेंट की संख्या प्लस माइनस अपॉन में पोल की संख्या। तो अगर हम 6 पोल वाले एग्जाम्पल को ही लें तो 6 पोल वाला कैसे दिखाएंगे भाई, छह पोल वाला जो एग्जाम्पल है, जो पुराने वाला था, यहां पर समांतर पाथ हमेशा कितने हैं, 2।
तो ये लगा दीजिए हमने ब्रश। प्रत्येक में क्या था बेटा, आर 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 आई आई। वोल्टेज कितना था बेटा, वी। प्रत्येक में वोल्टेज था जी वी। तो टोटल टर्मिनल पे वोल्टेज 3V और करंट 2I। अरे हल करवाया था, आर आर और आर कितना 1.5 आर आएगा। तो ये मिल गया हमें आर इक्वलेंट बराबर में 1.5 और आर। इसलिए इसे अच्छा माना गया है। उच्च वोल्टेज व लो करंट के लिए यूज करते हैं। बनाओ जी और पढ़ो। लिख लिया जी। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है डीसी आर्मेचर वाइंडिंग टेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। कहाँ होता है ये, अरे इधर मत देखो, पढ़ लो थोड़ा सा यार और। हम्म नहीं, ये रोटर में करते हो। देखो भाई बच्चों, कहानी कुछ ये है, आपको सिर्फ ये करना है। जो कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं, ब्रश इन पे तो लगाते हो और एक तरफ हम लोग इस पे वाइंडिंग करते हैं। देखो ये याद आएगा, ऐसा नहीं है यार। ये तुमने वाइंडिंग कर रखी है। हमें देखो 3 टेस्टिंग करते हैं इस पे। भाई बच्चों ये भी तो हो सकता है, अभी ग्राउलर को नहीं सुनते, अभी पहले नॉर्मल विधियां देखते हैं कि क्या है। भाई बच्चों ये भी तो हो सकता है कोई तार टूट जाए, हो सकता है। भाई अगर मैं इसको तोड़ दूं, काट दो, टूट जाए, और कई बार ये भी स्थिति आ जाती है। देखो यदि यहां पर ये जो कांटेक्ट है, जिसके साथ में अपना कांटेक्ट कर रहा है,
हो सकता है आपने ये बांध रखे हैं ना, ये पूरे इसके कम्यूटेटर, ये पूरा का पूरी व्यवस्था घूम रही है भाई। ब्रश तो बेचारा इस तरफ रखा है, तो जिस टांके से ये बंधा हुआ है हो सकता है वो ढीला हो जाए, ये भी तो संभावना है। हो सकता है आपने अत्यधिक लोड लगा दिया हो मशीन पर और ये गर्म हो गए, जो तार बांध रखा है वही पिघल जाए। शॉर्ट का, हम तो ओपन की बात कर रहे हैं अभी। तो यानी कि सबसे पहला टेस्टिंग हम लोगों को करना है कि ओपन सर्किट टेस्ट को हम कैसे करें। फिर ये भी तो हो सकता है, देखो मशीन ही तो है, तो हमने बड़ी दूर दूर बना दी, बाइंडिंग पे बाइंडिंग तो तुमने तो अच्छी खासी लपेट रखी, हो सकता है कि दो कोयल आपस में शॉर्ट हो जाए, अरे इंसुलेशन हट जाए, या टेम्परेचर अगर बढ़े, आपने लोड ज्यादा लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ के वायरनिस जल जाए, पिघल जाए वायरनिस, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो हमें वो टेस्टिंग करना है। फिर देखो मशीन ही तो है भाई, ये भी तो हो सकता है ये साफ्ट पे तो घूम रहा है जी भाई, साफ्ट पे घूम रहा है, ये साफ्ट के साथ कांटेक्ट कर ले, कवर के अंदर घूम रहा है, फ्रेम क्या कवर के अंदर घूम रहा है, उसके साथ कोई कांटेक्ट आ जाए, सबसे ज्यादा चांसेस तो साफ्ट के साथ ही है कांटेक्ट में आने, क्योंकि साफ्ट पे घूम रहा है, समस्या हो जाएगी। यानी कि इसको बोला जाता है अर्थ टेस्टिंग। अर्थ टेस्टिंग हमारा लीकेज टेस्टिंग भी कहलाता है। तो हमने पहले 3 बेसिक टेस्ट इस पे करी है, अभी ग्राउलर को भूल जाओ, वो तो एक एडवांस विधि थी। फिर हम यदि ये कहें कि देखो जी, लेकिन इस कंडीशन में आपको इसे, जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं बेटा, इसे आपको घुमाना पड़ेगा, तो इसमें हमें इसे घुमाना पड़ रहा था, चलाना पड़ रहा था, तभी हमें ग्राउलर की जरूरत पड़ी। अब देखो बिना घुमे हुए तो बिजली बना नहीं सकता ना, तो हमने 3-4 चीजें ली इसे टेस्टिंग करने के लिए। एक तो लिया हमने एवियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, जो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को नापेगा। एक हमने ले लिया जी मिली वोल्टमीटर, ये हमारा बहुत कम वोल्टेज को नाप सकता है जी। और एक हमने ले लिया जी टेस्ट लैंप, ये हमारे पास में जी नॉर्मल साधन है। अभी हमने कहा जी सबसे पहले इसे चेक ये करते हैं, आप इसमें से किसी को भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो, हमने मशीन को बेटा चला दिया, इसे हमने घुमाना शुरू कर दिया, सारी की सारी जो कॉइल है यार, वो तो कम्यूटेटर सेगमेंट से ही है ना, वो तो कम्यूटेटर सेगमेंट पे हमें तो देखो, अगर कोई कॉइल यहाँ टच नहीं हो रही है, ये यहाँ से टूट जाए, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटर पे प्रॉपर टच ही नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये मतलब है, अगर भाई हमें यहाँ इस तरफ जो हमने ब्रश लगाने हैं, यदि हमें यहाँ प्रॉपर वोल्टेज मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट हम ये कर रहे हैं, सबसे पहले मान लिया बेटा हमने मिली वोल्टमीटर लिया, और हम ये कह रहे हैं कि हम पहले देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट को। हम ये कहें कि बारी बारी से हम हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में, जैसे ये कम्यूटेटर है ना, एक तार इधर और एक इधर, तो हमने मिली वोल्टमीटर को लगाना है। अगर सभी में समान वोल्टेज हमें मिलने लग जाए, हम कहेंगे तो बढ़िया जी, तब कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और यदि हमें किसी में ये हो जाए कि किसी के क्रॉस में हमें जो वोल्टेज मिली है वो ये दिखा देगी जी है ही नहीं, जीरो नहीं, मतलब वो रीडिंग दे ही ना, रीडिंग नहीं देने का मतलब है कम वैल्यू दिखाए, नहीं सॉरी क्या था हमारा, वोल्ट मीटर, अगर समान वोल्टेज है तो तब सब कुछ सही है। अगर जिस भी कॉम्बिनेशन में ये वोल्टेज हमें नहीं दे रहा है,
कुछ दिखा नहीं रहा, तो हमने कहा जी ये वाला जो हिसाब किताब था ये सब हमारा ओपन हो गया, टर्मिनल पे हमें वोल्टेज दिखानी थी। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि हम एवियोमीटर लेते हैं, यानी प्रतिरोध नापते हैं। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में हमें प्रतिरोध कुछ वैल्यूज देता हो वो तो ठीक था, और जिस कॉम्बिनेशन के साथ हमें प्रतिरोध बहुत उच्च वैल्यू मिल जाती हो वो फिर सर्किट हमारी ओपन थी। अब ले लो टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप का मतलब ये है कि आपने सब पे लगाया, एक तार एक सेगमेंट पे, दूसरा दूसरे सेगमेंट पे, अगर ये जल रहा है समान ब्राइटनेस से अगर जल रहा है तो हम कहेंगे जी ये ठीक है, और किसी में अगर ये नहीं जला तो हम क्या कहेंगे भाई कि ये तो जी ओपन हो गया। इसी तरह जब हम शॉर्ट में चलेंगे तो वो तेज जलेगा, जो टेस्ट लैंप है वो तेज जलेगा जी। तो इसी तरीके से हमें ये टेस्टिंग करनी है, और इसे हम लोग कल करेंगे लगभग 12 बजे के आसपास। एक मैं स्टूडियो से एक सेशन रखूंगा, तो शाम को जब आप आएंगे तो ऑलमोस्ट ये हम लोग कर चुके होंगे। एक चैप्टर है हमारा इल्यूमिनेशन का। इल्यूमिनेशन बढ़िया है यार, इल्यूमिनेशन एसएससी में भी 3-4 सवाल आ रखे थे। वेल्डिंग तो छोटा है, वेल्डिंग में तो टाइप्स लिखाऊंगा आपको, आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, बस लिखा देंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ये टाइप है। जाओ भाई खाओ खाना पीना। इस समय लेकिन थकान लग जाती।